रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तोशा खाना के तहाइफ की बहती गंगा से कैसे अपने हाथ धोए, कैसे स्नान किया और इस मामले का पोल कैसे खुला। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई, ये दरख्वास्त है क्या और असल दरख्वास्त गुजार आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ कौन है। तीसरी खबर, जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम नहाद तर्जुमान का भांडा फूट गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से खबर है और आईनी बेंच ने कैसे स्पीड पकड़ ली है। तो ये आज के व्लॉग के हमारे टॉपिक्स हैं, ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। लेकिन डिटेल बताने से पहले, जो तोशा खाना की खबर है इसकी डिटेल बताने से पहले, अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, जिसमें अदालत की तरफ से इमरान खान से बुशरा बीबी साहबा से सेक्शन 342 का बयान मांगा गया था, जवाब मांगा गया था। इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा आज के दिन तक लाजवाब हो चुके हैं। आज कमर अदालत में क्या हुआ, जज नासिर जवेद राना ने एहतसाब अदालत की सरबराही करते हुए जब प्रोसीडिंग का आगाज़ किया तो खान साहब की लीगल टीम गायब थी। आज फिर फैसल चौधरी साहब पेश हुए और फैसल चौधरी साहब ने एक रिटन नई दरख्वास्त अदालत के सामने रखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़बानी ऑब्जर्वेशन दी है कि पहले बरियत की दरख्वास्तों का फ़ैसला किया जाए, फिर इमरान खान से और बुशरा बीबी साहबा से सेक्शन 342 का जो जवाब है वो मांगा जाए। अब नैब के प्रोसिक्यूटर ने इसकी मुखालफत की, एतराज़ किया कि नैब की लीगल टीम की मौजूदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चूँकि ये रिटन एप्लीकेशन दायर की गई है इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से, तो हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन इनसे जवाब तो सेक्शन 342 का मांगा जाए कि इनके पास जवाब क्या है। जो अदालत ने 79 क्वेश्चन इनको दिए हैं उस पर ये जवाब क्या देते हैं। तो अदालत ने उनको मौका दे दिया है कि पीर तक जो क्वेश्चन है 79 सवालों पर मुश्तमिल, उसका जवाब दें। और नाज़रीन, जो बार बार अदालत में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात की जा रही है कि पहले बरियत की दरख्वास्तों का फैसला करें, अभी तक वो ऑर्डर एहतसाब अदालत को, जज नासिर जवेद राना साहब को रिसीव ही नहीं हुआ। तो वो कैसे बरियत की दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो आर्गूमेंट कर सकते हैं, दलाइल ले सकते हैं, दलाइल सुन सकते हैं। क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब के बुशरा बीबी साहबा की बरियत की दरख्वास्तों पर जो समाअत की थी, उसका तहरीरी हुक्मनामा आज जारी किया गया है। तो ये 3 दिन से या 3 जो आखिरी समातें हैं, इसी वजह से नहीं हो सकी, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एहतसाब अदालत को कह दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करें, लेकिन मुनासिब वक्त के अंदर इन दरख्वास्तों को आप डिसाइड कर दें। अब पीर के दिन तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। अब आ जाते हैं जो तोशा खाना का मामला है। वैसे नाज़रीन, तोशा खाना के मामले पर आने से पहले एक चीज़ मुझे और याद आ गई, क्योंकि मुझे फिर ये भूल जाएगी, क्योंकि मेरी आजकल इतना ज़्यादा मैं मेंटली ऑक्यूपाइड होता हूँ, तो वो सूरत हाल मेरी वो गजनी वाली बन चुकी है। वो आपने इंडियन मूवी देखी होगी गजनी आमिर खान की, कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं और उसने अपने नोटबुक बना रखी होती है या फिर अपने जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें लिख रखी होती हैं ताकि भूल जाऊँ तो अपने जिस्म के ऊपर देख के उसको पढ़ लूँ। अब इस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद जो फैसल चौधरी साहब ने आके बात की, एक तो उसमें आके उन्होंने ये कहा कि ये जनाब जो बुशरा बीबी साहबा के बारे से ख़बरें चल रही हैं कि सियासत में उन्होंने एंट्री दे दी है, इमरान खान साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी साहबा सियासत में नहीं आ रही।
मान लेते हैं कि बुशरा बीबी साहबा सियासत में नहीं आ रही, तो फिर वो पार्टी के अरकान असम्बली का, पार्टी के रहनुमाओं का पेशावर में इजलास बुला के उसकी सदारत क्यों कर रही हैं? इसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक स्टेटमेंट आ गया इमरान खान साहब की तरफ से, फैसल चौधरी साहब ने दे दिया कि बुशरा बीबी साहबा उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये नाज़रीन अदालती मामलात में रिलीफ हासिल करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन फैक्चुअली बात करें, प्रैक्टिकली बात करें तो बुशरा बीबी साहबा KPK के मामलात को भी देख रहे हैं, KPK की हुकूमत की मामलात को भी देख रही हैं और पार्टी के मामलात को भी देख रही हैं। 24 नवंबर के इमरान खान के सियासी एहतजाज को भी देख रही हैं, अहकामात भी जारी कर रही हैं। अब तोशाखाना का मामला क्या है? आज जो सुप्रीम कोर्ट में वो जो कादी फैसल साहब ने एक अस्कुत नोटिस लिया था कन्वेंशन सेंटर में PTI की एक सियासी तकरीब का, उस केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत के हवाले से ऑलरेडी हम आपको अपडेट कर चुके हैं। लेकिन प्रोपोगंडा किया गया। क्या प्रोपोगंडा किया गया कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिल गई। आईनी बेंच ने इमरान खान साहब को क्लियर कर दिया कन्वेंशन सेंटर में जो तहरीक इंसाफ की तकरीब मुनक्कद की गई थी। भाई कैसे क्लियर हो गए? उस प्रोसीडिंग से जो आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने की है, 6 जजेस ने की है, उससे ये बात तो साबित हो गई कि तहरीक इंसाफ की जो तकरीब 2020 में कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद की गई, उसमें हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल किया गया, वजारत उज़्मा का ऑफिस इस्तेमाल किया गया। आपने तकरीब कर ली कन्वेंशन सेंटर में, लेकिन तकरीब करने से पहले आपने किसी किस्म के वाजिबात की अदायगी तक नहीं की। क्या नाज़रीन ऐसे होता है कि आपने कुछ करना हो और उसकी अदायगी हो, पेमेंट हो, पेमेंट के बगैर आपको वो करने की इजाज़त दे दी जाए, वो तकरीब मुनक्कद करने की, ऑर्गेनाइज़ करने की आपको परमिशन मिल जाए? आम आदमी को तो ये परमिशन कभी नहीं मिलेगी कि पहले आप अपना प्रोग्राम कर लें, प्रोग्राम के बाद आप हमें अदायगी कर दीजिएगा। कभी भी सवाल नहीं पैदा होता। क्योंकि इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो इसलिए पहले तकरीब करने की इजाज़त दी गई और बाद में जब अस्कुत नोटिस लिया गया तो फिर फौरी तौर पे वो अदायगियाँ भी कर दी गई। आप तारीख निकलवा के देखें ना कि जिस तारीख को ये इवेंट हुआ कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, उस तारीख के कितने दिनों के बाद वो अदायगियाँ की गई? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस था, सो मोटो था, उसके बाद अदायगियाँ की गई या पहले अदायगी की गई? ये रिकॉर्ड जो है वो निकलवा लें, रिकॉर्ड निकलवा लें, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब ये जो लोग प्रोपेगेंडा करने के इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिल गई, बल्कि इससे तो इमरान खान साहब के करतूत सामने आए हैं कि बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत में रहकर वो सरकारी वसाइल का कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। तोशाखाना के तहफ़ में क्या हुआ? पहले तोशाखाना का तोहफ़ा लेके मार्केट में बेचते थे और फिर उसका पैसा जमा करवाते थे किसी और को। तोशाखाना की जो दुकान, चलो मैं कह लेता हूँ, तोशाखाना की दुकान से कोई और शख्स अगर कोई तोहफ़ा लेता है, वो पहले पेमेंट जमा कराता है, चाहे 20% है चाहे 50% है, वो जमा कराने के बाद उसको तोहफ़ा मिलता है। फिर उसकी मर्ज़ी है उसको बेचे या अपने घर में रख ले, अपने घर में लेके चला जाए। लेकिन खान साहब ने तो एक नई रवायत डाली कि पहले आप तोहफ़ा लेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, बेचने के बाद 50% या 80% उस तोहफे की जो आमदन है अपनी पॉकेट में डालेंगे और बाकी जो 20% या 50% आपने जमा करवाना है बाद में आप जमा करवा देंगे। तो ये तो उसका पोल खुला है कि खान साहब के दौर में कैसे मामला चल रहे थे। अब नाज़रीन, अगली जो ख़बर है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कि दरख्वास्त गुजार कौन है। पहले तो आज एक अहम तकरीब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह साहब ने खिताब किया, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात की। टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, उसकी जो स्प्रेडिंग है, उस पर बात की। आर्मी चीफ ने कहा कि गलत और गुमराह कुन मालूमात का फैलाव दुनिया के लिए चैलेंज है, यानी पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है। और फिर यह भी कहा गया कि बेशक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मालूमात के फैलाव में बेहतरी आई है, अहम किरदार टेक्नोलॉजी ने किरदार अदा किया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो गलत और गुमराह कुन मालूमात हैं उसका फैलाव भी चैलेंज बन गया है। अब कैसे? मैं आर्मी चीफ के इस स्टेटमेंट से जो सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब नाज़रीन, मामला क्या है? मामला यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त आती है, उसमें क्या देखा जाता है कि संजीदा नोयत की दरख्वास्त है या फ्रिवलेस एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है, अब जो दोस्त हमारे बैठ के अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे ये कह रहे हैं
کہ وہ پہلے تو نقوی صاحب کی درخواست ہے وہ 60,000 جرمانوں کے ساتھ خارج کر دی گئی. یہ تو جج صاحبان آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف جو درخواست ہے اس کو تو 20 لاکھ کے جرمانے کے ساتھ خارج کریں گے اور درخواست گزار محمود اختر نقوی سے کہیں گے کہ یہ کیسی درخواست تم نے دائر کر دی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف, کیا آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں؟ اب یہ جو بھی دوست ہمارے اس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں ان کی غیر سنجیدگی کا اس قسم کی رپورٹنگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی درخواست کے مندرجات ان کو نہیں پتہ, درخواست میں انہوں نے پریئر کیا کی ہے اس کا انہوں نے نہیں پتہ. محمود اختر نقوی کی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف دائر کی گئی درخواست انٹرٹینیبل ہے, قابل سماعت ہے, ناقابل سماعت ہے, اس بات کا بھی ان کو نہیں پتہ. اور خود کہہ رہے ہیں کہ محمود اختر نقوی کو 60,000 جرمانہ کیا گیا جھوٹی درخواستیں دائر کرنے پہ. تو یہ درخواست کیا حقیقت پہ مبنی ہوگی؟ اب محمود اختر نقوی اپنی درخواست میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ان کی درخواست میں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور پھر اہم بات آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا. درخواست گزار محمود اختر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی. کس نے کہا ایکسٹینشن نہیں ملتی؟ ان کو کسی اور عہدے پہ لگا دیا جاتا ہے. جو بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور عہدے پہ لگا کے پرپس سرو ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی ایج کو ریٹائر ہو جاتا ہے, سپریم کورٹ کا جج 65 سال کی ایج کو ریٹائر ہو جاتا ہے, ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی. چلے میں اسی بات کے ساتھ چلتا ہوں. اور پھر ان دونوں باتوں کو جواز بنا کے محمود اختر نقوی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونے سے جو باقی فوجی افسران ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے. لیکن یہ جو اس درخواست کے حوالے سے بات کی گئی نا, اب یہ جو ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ محمود اختر نقوی صاحب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف درخواست لے کے آئے ہیں, سوال یہاں پہ یہ ہے اور قانونی سوال ہے, ایسا نہیں کہ ہوا میں اڑا دیا, ٹاؤں ٹاؤں اور چاؤں چوں کرنے والی بات نہیں, قانونی ہم بات کرتے ہیں. کیا ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے ججز نے حلف نہیں اٹھا رکھا کہ وہ آئین اور قانون کو فالو کریں گے؟ گو کہ یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے, گو کہ یہ ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ ایسا قانون جو آئین اور قانون سے متصادم ہو اس کو آپ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ بات حقیقت پہ مبنی نہیں کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی تھی تو پارلیمنٹ نے تو ایکسٹینشن کا قانون نہیں بنایا تھا, پارلیمنٹ نے تو نہیں بنایا تھا, کس نے حکم دیا تھا پارلیمنٹ کو کہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا قانون بنائیں, اس کو قانونی حیثیت دیں, لیگل کور دیں, اور پھر 6 ماہ کی اس میں مہلت بھی دی گئی. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا تھا, جسٹس آصف سعید کھوسہ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس مظہر عالم میاں خیل کے پارلیمنٹ ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون سازی کرے. جب سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو ڈائریکشن کی کہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کو لیگل کور دیں, تو پھر قانون تو موجود ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ بنایا گیا ہے, اور وہ قانون آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی اجازت بھی دیتا ہے. تو پھر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے کو تو آپ ماشاءاللہ آپ نے کہہ دیا, لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حکم پہ, ان کے لکھے فیصلے پہ پارلیمنٹ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا قانون بنایا. اور پھر آپ اپنے ولاگ میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تو جی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہمارا چیف جسٹس ہے, تو یہ ایکسٹینشن والا قانون بھی ان کا بنوایا ہوا ہے پارلیمنٹ سے. تو پھر یہ آپ قانونی بات یہاں پہ کریں نا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں جو قانون سازی کی گئی ہے اس کی روشنی میں یہ درخواست ناقابل سماعت ہے. آپ آئینی بینچز کے ججز کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ان کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں کہ حکومت کے وہ منتخب ججز ہیں, حکومت کے لائے گئے ججز ہیں, اس میں تو 3 وہ جج بھی شامل ہیں جن کی آپ بلے بلے کرتے ہیں, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس محمد علی مدر صاحب, جسٹس حسن نظر رضوی صاحب. آپ تو ان کی کریڈیبلٹی کو بھی کوسچن کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جی آپ کے اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ منصور شاہ صاحب آپ کے چیف جسٹس ہیں, دوسری طرف آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ فلان جج کے ٹاؤٹ ہیں, فلان جج کے پی آر او بنے ہوئے ہیں. آپ خود پی آر او بنے ہوئے ہیں, اور بھائی پی آر او بنے ہوئے ہیں تو پھر جسٹس منصور شاہ صاحب کا کے فیصلے پر بنا ہوا جو قانون ہے اس کا پھر ٹھیک طریقے سے حقائق کے مطابق ذکر کریں. اور پھر بات ایک اور بھی انکریکٹ ہے فیکچولی.
आर्मी चीफ की तो एक्सटेंशन हुई नहीं। क्या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुई है? कोई एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है? हाँ, एक लेजिस्लेशन ज़रूर हुई है और वो कानून में तरमीम की गई है। अगर पार्लियामेंट को एक्सटेंशन का कानून बनाने की इजाज़त है तो क्या उस कानून में कोई और तरमीम करने की इजाज़त नहीं? यानी फैक्चुअली इनकरेक्ट बात, सोचते भी नहीं, टाउं टाउं चाऊं चाऊं किए जा रहे हैं। सोचते नहीं कि हम पहले क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। एक बात दूसरे के साथ नहीं मिलती, तो क्यों ना इनको एक्सपोज करें, ऐसे किरदारों को जो सहाफत के नाम पर धब्बा हैं, बद किरदार हैं, घटिया किरदार हैं, दूसरों को टाउट कहते हैं, खुद टाउटी कर रहे हैं, नाम निहात खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं, दूसरों को कहते हैं कि फलां तर्जमान है, फलां तर्जमान हो। भाई आप खुद तर्जमान बने हुए हो, अपने गिरबान में झांको। अब ये जो आईनी बेंच में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से अगले हफ्ते समाअत होने जा रही है, ये सिर्फ अकेला मुकदमा नहीं, अगले हफ्ते कुछ 2000 के करीब मुकदमात आईनी बेंचेस के सामने लगे हैं। कौन कौन से मुकदमात हैं और नाज़रीन आपको बता देते हैं। ऑडियो लीक का मुकदमा लगा हुआ है, इसकी डिटेल आपको बता चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ मुकदमा लगा हुआ है। फिर ज़ेरे ज़मीन पानी ये जो मिनरल वाटर कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, इसके वाजबात लिए जाएं, ये मुकदमा लगा हुआ है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट सिंध के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए लगी हुई है। छठी मरदमशुमारी के लिए एमकेएम की दरख्वास्त लगी हुई है। पीटीआई की एक और दरख्वास्त लगी हुई है आईनी बेंच के सामने कि जो इलेक्शन होना था, ये जो 8 फरवरी 2024 को हुआ है, इसे 2017 की मरदमशुमारी पे करवाया जाए। सिंध थरपाकर के शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त लगी हुई है। इस्लामाबाद के आईजी की सियासी बुनियादों पर तबादले यानी ट्रांसफ़र, उसके खिलाफ दरख्वास्त लगी हुई है। सिंध कोल अथॉरिटी में मुबैना करप्शन के खिलाफ मुकदमा समाअत के लिए लगा हुआ है। तालीमी इदारों में बच्चों को मनशियात की फराहमी दस्तियाबी के खिलाफ मुकदमा लगा हुआ है। कमसन बच्चों के अगवा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ मुकदमा आईनी बेंच में अगले हफ्ते लगा हुआ है। केपीके के सरकारी स्कूलों की अबतर हालत ज़ार के खिलाफ मुकदमा समाअत के लिए लगा हुआ है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की नाहली का मुकदमा समाअत के लिए लगा हुआ है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के अख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, समाअत के लिए फिक्स है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुकदमा आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपने यहाँ जाते जाते गंडापुर साहब वाली खबर रह गई कि गंडापुर साहब ने आज पेश होना था असला बरामदगी और शराब बरामदगी केस में। इसमें गंडापुर साहब पेश नहीं हुए और इस्तिस्ना मांगा गया कि उनकी पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत हो चुकी है, लेकिन अदालत ने कहा कि जब तक आप गंडापुर के हक़ में जो ज़मानत का पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला वो नहीं लेके आएंगे, उनके जो अरेस्ट वारंट है वो वापस नहीं लिए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।